हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र ओम सिंह राजपूत आज आपके लिए उड़द की खेती के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। उड़द की खेती का समय हो चुका है और उड़द की जो फसल है उसकी बुवाई हम जुलाई में करते हैं और जून हमारी शुरू होने वाली, यानी कि अब खेती की तैयारी वगैरह किसान भाई तैयार करना शुरू कर देंगे। तो उड़द के लिए कुछ वैरायटियाँ होती हैं, उन वैरायटियों का हम चयन करते हैं, जैसे कि अलंकार है। अलंकार अच्छा उड़द है और इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी ठीक ठाक होती है। इसकी जो वृद्धि होती है वो भी ठीक हो जाती है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन का पौधा है, यानी कि थोड़ी सी लंबी अवधि का है। इसकी बुवाई हम जुलाई में करते हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो नवंबर का टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर का। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हम उस समय पे कोई रबी की फसल, जो अगेती फसल है, उसको करना चाहते हैं तो उस खेत में इस उड़द को नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी पैदावार अच्छी होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रजातियाँ आती हैं जो कि आपकी 60 दिन की या 90 दिन की होती हैं, यानी जिनके लिए हम अक्टूबर के शुरू में उनकी कटाई करके और उनकी जो है उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उड़द की इस तरह से हम वैरायटियों का चयन कर सकते हैं जो कि अच्छी वैरायटियां हैं। और इसकी जो बुवाई का सही समय होता है वो हमारा मध्य जुलाई का समय ठीक होता है, यानी कि जून के लास्ट में हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। मध्य जुलाई में या फिर अगस्त तक भी बुवाई होती है, लेकिन जो कुछ लेट प्रजातियों हैं उनकी हम अगस्त में बुवाई कर सकते हैं। बाकी का जुलाई तक हर हालत में उड़द की बुवाई हो जानी चाहिए। उड़द की बुवाई करने से पूर्व हमें अच्छी तरीके से खेत को तैयार कर लेना चाहिए। खेत में हमारे लिए कुछ मात्रा में कंपोस्ट डालना चाहिए, जिससे कि उसमें उर्वरा शक्ति बरकरार बनी रहे मिट्टी की। दूसरी बात यह है कि ये दलहनी फसल होने के साथ साथ इसमें पोषक तत्वों की मात्रा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें नहीं दिए जाते हैं। ज़्यादा बहुत कम फर्टिलाइज़रों की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की इसमें आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि उड़द के अंदर जो उनकी जड़ों में जो नोट्स होती हैं, यानी कि जो गांठें होती हैं, उनके अंदर राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि पाया जाता है, जिसकी वजह से वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और ज़मीन में स्थिरित करते हैं, जिससे कि उनके लिए आधी मात्रा वायुमंडल से नाइट्रोजन की ले लेते हैं, तो आधी मात्रा ही हमको अलग से देनी होती है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो फसल है वो हमारी मिट्टी के लिए भी काफ़ी फर्टाइल कर देती है। यानी कि उड़द की हार्वेस्टिंग के बाद में हम देखते हैं कि मिट्टी के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन की मात्रा स्थिरित हो जाती है, जो कि हमारी अगली फसल में काम आती है। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी हमारी जो उड़द की फसल वो काम करती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी फसल का काफ़ी उपयोग रहता है। तो हमारे लिए साल में एक बार दलहनी फसल तो करनी ही चाहिए, उसमें हम उड़द खरीफ की सीज़न में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उड़द की खेती करना हमारे लिए दोनों तरीके से बेटर है, क्योंकि हमारे लिए फसल उत्पादन और दलहन के लिए भी उसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हमारे लिए अपनी जो मिट्टी है उसकी भी उर्वरा शक्ति को अच्छा रखने के लिए भी हम उड़द की खेती करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसान साथियों, बात करते हैं उड़द की। जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो उसमें खरपतवार नियंत्रण में क्या क्या करना चाहिए। खरपतवार, क्योंकि खरीफ की फसल है तो खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं। खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए हम घास की कटाई करा सकते हैं या उसकी निराई गुड़ाई करा के खरपतवारों को निकालते हैं। अगर मान लो निराई गुड़ाई कराना संभव नहीं है तो हम बहुत सारे हर्बिसाइड आ रहे हैं जो कि फसल के लिए, उड़द की फसल के लिए स्पेशल तौर से तैयार किए गए हैं, तो उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों उड़द की फसल में आने वाले कीट एवं रोगों के बारे में। तो उड़द की जो फसल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से जो कीट नुकसान करता है वो आपकी होती है हैरी कैटरपिलर, यानी इसको कहते हैं बिहार की भुल्ली। आम भाषा में इसके लिए कमला कीड़ा भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर रेसे टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा रेसे होते हैं, और इसका जो
ये क्या करती है कि पत्तियों को बहुत ज़्यादा खाती है और हमारा जो फसल होती है उसकी पत्तियों को सारा बिल्कुल जाली कर देती है और सारे पत्तों को खा जाती है, जिससे कि इसका उत्पादन पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, कमला कीड़ा यानी कि हैरी कैटरपिलर की रोकथाम करने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी, अगर क्लोरोपाइरीफास नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रोपेनोफास का इस्तेमाल करके, और प्रोपेनोफास की जो स्प्रे है इसको शाम के समय में करना है, जिससे कि अच्छी तरीके से वो काम करे और जो कीड़े हैं यानी कि जो सुड़ी है वो आपकी मर जाए और फसल आपकी बचाई जा सके। किसान साथियों, इसके साथ साथ हमारे लिए कुछ फल फूल की दवाइयाँ लगानी होती हैं, जैसे कि आपका बूस्टर आते हैं, नाइट्रोबेंजीन है कोई भी, इनका हम इस्तेमाल करके और छिड़काव करके हम अपनी जो फसल है उसमें फूलों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और फूलों की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ हम उस पर सीधा उत्पादन के लिए बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम अपनी फसल की अच्छे से केयर कर सकते हैं। खरीफ की फसल होने के साथ साथ इसमें वर्षाकालीन जब ये फसल होती है तो इसमें सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्षा सही मात्रा में होती है तो सिंचाई अपने आप ही हो जाती है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है, बारिश नहीं होती है, तो हमारे लिए 1 सिंचाई से 2 सिंचाई तक उड़द की फसल में करनी पड़ सकती हैं। ये देख रहे हैं कमला कीड़ा इस तरीके का होता है, और इसकी रोकथाम करने के लिए आप प्रोपेनोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सिंचाई आप एक कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है जिस समय फूल बन रहा हो उस समय सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि उस समय अगर सिंचाई करेंगे तो फूल गिर जाता है, जिससे कि हमारा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो फूल बनने से पहले ही सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए उड़द की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें थी, वो मैंने बताई वीडियो के माध्यम से। सभी लोग वीडियो पर लगातार आएँ और वीडियो देखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद। वंदे